हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फिजिक्स के हाफ ईयरली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी वीडियो के अंदर हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको लेके आए हैं और इस वीडियो को भी आप उतने ही अच्छे से देखें, उसी तरीके से देखें जैसे आपने प्रीवियस वीडियो को देखा था, तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो डबल हो जाएगा। तो ज़्यादा इसके अंदर समय बर्बाद ना करते हुए, जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को देख लेना और जिन्होंने वो देख लिया है वो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए। हिंदी में इसे बोला गया है पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हिंदी में इसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ये चैप्टर 10th का क्वेश्चन है। और पृष्ठ तनाव क्या होता है? बेसिकली कोई फ्री सरफेस या कोई मुक्त पृष्ठ अगर किसी द्रव का हो और उसके ऊपर किसी L लंबाई के, कुछ इस तरह से उस L लंबाई को मैं इसके ऊपर लूं, तो जो पृष्ठ तनाव है वो कुछ इस प्रकार से इस लंबाई के लंबवत कार्य करता है। पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ का तनना। आप किसी पेज को दोनों तरफ से अगर पकड़ेंगे तो उसके अंदर एक खिंचाव महसूस होगा, उस पृष्ठ में एक खिंचाव महसूस होगा। उसी तरह द्रव के मुक्त पृष्ठ पे भी एक खिंचाव महसूस होता है उसे, या देखने को मिलता है, जिसे पृष्ठ तनाव हम कहते हैं। और ये जो पृष्ठ तनाव होता है इसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होता है F अपॉन में इस लेंथ के, F अपॉन में लेंथ। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। अगर हम बात करें इसकी विमा की तो विमा इसकी होगी ml T-2, तो फोर्स की होती है। अपॉन में अगर एक लेंथ की L मैं ले लूं तो L से L कैंसल आउट हो जाएगा और MT-2 ये हो जाएगी हमारे पृष्ठ तनाव की विमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम और देखते हैं ये क्या कह रहा है। ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम लिखिए। अब देखो, जो क्वेश्चन पूछा है आपसे वो है ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम, और इसकी जगह आपसे ऊष्मगतिकी का जो शून्य वाला नियम है, यानी जो शून्यांक नियम है, या आपसे जीरोथ लॉ भी पूछा जा सकता था, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ भी आपसे पूछा जा सकता था। तो यहां जो मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का और इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का, वो ये नहीं है कि आप बस इन्हीं क्वेश्चंस को रट लें और आप ये सोचें कि ठीक है ये आने वाले हैं और काम हो जाएगा। ये जो पर्पस है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अगर फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है जीरोथ पे और सेकंड लॉ पे भी इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको इसे पढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रथम नियम। क्या होता है प्रथम नियम? प्रथम नियम ये होता है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं। प्रथम नियम ये होता है, यदि किसी निकाय को ऊष्मा प्रदान की जाए, dq ऊष्मा उसे दी जाए, तो वो दो काम करती है। एक, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ा देती है और दूसरा, उस निकाय के अंदर कुछ ना कुछ कार्य हो जाता है। यानी अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, तो वो दो तरह से यूज में आती है। पहली, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है और दूसरा, वहां कुछ वर्क डन देखने को मिलता है। तो ये जो नियम है
लॉ है, ये आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीपी सीवी से क्यों अधिक होता है? वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी? सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, इसका हम एक मैथमेटिकल लॉजिक दे सकते हैं। देखो आपने नोट्स में थोड़ा सा पीछे जाके देखना, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, हमने एक रिलेशन डेराइव किया है, रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड आर। आर क्या था? गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। और वो जो रिलेशन था वो कुछ ऐसा था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ में आपको ध्यान में रखना है। आप देखो यहां पे आप क्वेश्चन पढ़ो और जाके अपने नोट्स में उसके आसपास के कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। आपके हाफ ईयरली में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, बस आप उस पैटर्न से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। सीपी माइनस सीवी, अब इन्होंने बोला कि भाई सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस कांस्टेंट है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, और अगर आर पॉजिटिव है तो वो तभी होगा जब सीपी सीवी से बड़ा होगा। तो हम इस तरह से एक छोटा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका दे सकते हैं, ठीक है। सीपी और सीवी तो पता है आपको क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, जब दाब जो है वो नियतांक होता है उसे सीपी कहा जाता है, और जब आयतन नियतांक होता है तो उस विशिष्ट ऊष्मा को सीवी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको अच्छे से एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की कोटि से सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये इस साल आउट ऑफ सिलेबस है तो हम इसे स्किप कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था, बट वहां ये जो क्वेश्चन था 1 नंबर के अंदर, ये कुछ इस तरह से पूछा गया था कि डिफाइन या बताइए कि जो 1 जूल होता है वो कितने अर्ग के बराबर होता है। और यहां जो हमसे पूछा है वो ये है कि बताइए जो 1 अर्ग है वो कितने जूल के बराबर होगा। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो अगर 1 अर्ग की हम बात करें तो वो बराबर हो जाएगा 10 की पावर -7 जूल। सिंपल सा लॉजिक। तो जिसको ये आता है वो ये भी कर देगा, है ना। वही सेम क्वेश्चन है, कान को यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ लो, पकड़ना कान ही है, बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल्स टू a माइनस बी मॉडुलस, तो बताइए a और b के मध्य कोण क्या होगा। यानी 2 वेक्टर हैं, अगर हम दोनों का सम करके उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं और दोनों का सब्सट्रैक्शन करके उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, तो हमें यह पता लगाना है कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। देखो लॉजिक पकड़ो, हमने मॉडुलस के लिए एक फॉर्मूला बनाया था पैरेललोग्राम लॉ से, और वो फॉर्मूला था r बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आ रहा है सबको? इसको मैंने हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाली प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर भी एक बार मैंने लिखा था, ठीक है। अब हम उसका यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि एक बार तो हमें a प्लस b का मॉडुलस निकालना है, यानी हमें r निकालना है। जब a प्लस बी होता है तो यहां बीच में प्लस आ जाता है, तो उसके लिए ये सेम रिलेशन आ जाएगा, यानी a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के, ठीक है। इसी तरह अगर हम a माइनस बी निकालेंगे
तो उसमें क्या होगा, जहां जहां b है वहां वहां माइनस कर दो, पर माइनस अगर b में करेंगे तो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट यहां अगर b के आगे माइनस लग गया तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा cos थीटा। अब ये और ये जो है वो आपस में बराबर हैं, यानी मैं इसे और इसे बराबर अगर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये किसके बराबर हो गया, इसका अंडर रूट, ये बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहले तो हम रूट से रूट काट देंगे क्योंकि दोनों तरफ पावर हाफ है, ठीक है। फिर a स्क्वायर से इधर a स्क्वायर कट जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचा 2ab cos थीटा, उधर बचा माइनस 2ab cos थीटा, माइनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये टोटल बन जाएगा 4ab cos थीटा, और बराबर किसके होगा, जीरो के। ये बराबर जीरो है। अब देखो 4ab अगर जीरो के नीचे चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो वो राक्षस होता है जो हर चीज को खा जाता है, ठीक है। तो cos थीटा किसके बराबर हुआ, जीरो के, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के, क्योंकि cos 90 जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब a और b के बीच में जो एंगल है, a और b के बीच में जो एंगल है, अगर a वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से है तो b वेक्टर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कैसा होगा भाई, 90 डिग्री, ठीक है। इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए घर्षण एक स्व समायोजन बल है, यानी इंग्लिश में ये है, शो दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी फोर्स जिसे बार बार एडजस्ट ना करना पड़े, वो अपने हिसाब से ही एडजस्ट हो जाए। तो हमें इस स्टेटमेंट के लिए 4 लाइनें बतानी है कि ये क्या है और ये क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि कल से थोड़ा मैं आज लो फील कर रहा हूं, तो थोड़ा आपको एनर्जी कम महसूस हो, जोश उतना ही है पर थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर हाफ ईयरली क्योंकि आपके बिल्कुल ही सिर पे आ चुके हैं, इसीलिए मैं डे एक भी स्किप नहीं करना चाह रहा था। तो जैसी भी हालत है उसमें बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार वीडियो हमारी जो है वो बन जाए जैसे तैसे, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो घर्षण वो सेल्फ एडजस्टेबल कैसा है, घर्षण क्या होता है, हमने जब घर्षण की बात की थी तो हमने ये कहा था कि जो स्थैतिक घर्षण होता है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को कोई इंसान धक्का मारता है, मान लो इस बक्से को कोई इंसान इस तरह से धक्का मारता है आगे की तरफ, तो बल कहां लगेगा, आगे की तरफ, और जो स्थैतिक घर्षण है वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, मान लो ये जो बक्सा है, इसका जो ये जो धरती की तरफ जो बल लगा रहा है वो किसके बराबर है, 100 न्यूटन के, यानी mg किसके बराबर है, 100 न्यूटन के। इस इंसान ने पहले कितना बल लगाया, इसने 10 न्यूटन लगाया। तो जब इसने 10 न्यूटन लगाया, स्थैतिक फ्रिक्शन भी कितना लगा, 10 न्यूटन लगा, क्योंकि जितना बल हम लगाएंगे फ्रिक्शन भी उतना ही होगा। फिर हमने 20 लगाया तो स्थैतिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये भी 20 होगा। यानी जैसे जैसे हम बल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसके अपोजिट के अंदर जो बल यानी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। यानी उस फोर्स के हिसाब से जिसे हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से फ्रिक्शन जो है वो खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो घर्षण है वो खुद को एडजस्ट कर रहा है, वो उस हिसाब से बदल रहा है। इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होती है, एक स्व समायोजन बल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन कर संबंध प्राप्त कीजिए, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड डेराइव इट। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम या जिसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहा जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कहती है
कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो बराबर होता है वर्क के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, यानी किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो बराबर होता है उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो कार्य है वो बराबर होता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, ये जो समीकरण है ये किसका है? कार्य ऊर्जा प्रमेय का, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसका डेरिवेशन हम कहां से करेंगे? वैसे तो हमने जब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था तो वहां भी हमने यही सेम लॉजिक लगाया था जो अब हम इसका डेरिवेशन करने में करेंगे। बस फर्क इतना है कि वहां हमने u को 0 कर दिया था, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसने जस्ट अभी मूव करना शुरू किया तो u पहले 0 था, बाद में उसका जो वेग है वो v हो गया। पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि पहले जो ये ऑब्जेक्ट है ये u वेग से चल रहा था और कुछ त्वरण देने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये v वेग के साथ चलने लगा। तो जो गति का समीकरण होता है वो बराबर होता है v² = u² प्लस 2as के, और जो कार्य होता है वो बराबर होता है Fs, यानी बल गुणा विस्थापन के। बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से हम इसे लिख सकते हैं MAS, क्योंकि जो फोर्स है, जो बल है वो बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, इसका यूज करके आप यहां से as की वैल्यू निकाल सकते हो, और as जो है वो आपका बराबर आएगा v² माइनस u² अपॉन में 2 के। तो यहां से as की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? m एंड v² माइनस u² अपॉन में 2। तो ये बन जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, सो वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पहले कितनी थी? अगर जो बाद में काइनेटिक एनर्जी है, बाद में जो गतिज ऊर्जा है, उसमें से अगर जो पहले गतिज ऊर्जा थी उसको हम घटा दें तो वो हमेशा किसी वस्तु द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है, ठीक है, सात्विक और वंश दो वस्तुओं ए व बी पर अलग अलग बल लगाकर उन्हें वेग में परिवर्तन क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। यदि वस्तुओं के जो द्रव्यमान है हमें दिए हुए वो ma बराबर 50 kg है और जो mb है वो 100 kg के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए कौन अधिक कार्य करेगा। ठीक है, सात्विक एंड वंश applied force on two body A and B separately and changed their velocity 10 meter per second to 20 meter per second and 5 meter per second to 10 meter per second respectively. Then find out whose work is more if MA is 50 kg and MB is 100 kg. तो जो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है पहले, जस्ट उसी क्वेश्चन की एप्लीकेशन आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो दोनों चीजें जो है वो आपको सेम ही पेपर में दे दी। अब इससे ज्यादा मौज आपको क्या चाहिए कि पहले आप फॉर्मूला डराइव करो और फिर उसी फॉर्मूले पे आपको लड्डू की तरह थाली के अंदर परोस के एक क्वेश्चन दे दिया जाए, वो भी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो भाई पहला जो ऑब्जेक्ट है यानी MA, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो बराबर है 50 kg के। ठीक है, और जो दूसरा है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो बराबर है 100 kg के। ठीक है, हम पहले के लिए कार्य की बात करते हैं, तो W1 की अगर मैं बात करूं तो हाफ MA यहां से आ जाएगा 50। पहले जो था उसकी जो गति थी वो 10 से 20 बदली है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा
और 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेग का हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो हमारा वर्क आया जूल्स में वो कितना आएगा, वो आएगा हाफ 50, और यहां से क्या बचेगा 400 माइनस 100 यानी 300। ठीक है, ये आप इसको काट दो, यहां से ये बन गया 150। ठीक है, या थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, यहां से इसे काटने को रहने दो, यहां पे ये बन जाएगा 15,000 एंड डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7500 जूल्स, 7500 जूल्स। ये किसने किया, ये पहले ने कार्य किया है। ठीक है, और दूसरे के कार्य की अगर मैं बात करूं तो दूसरे ने कितना कार्य किया है वो भी देख लेते हैं। दूसरे ने कितना कार्य किया है, WB ये बराबर है हाफ, यहां पे मास 100 kg है। अच्छा, गति कहां से कहां गई है, गति इसकी गई है 5 से 10 यानी 100 माइनस 25, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया है। ठीक है, यहां से हाफ 100 और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 75। ठीक है, ये 7500 और उसका आधा हो गया तो कितना बचेगा, 7500 का जो आधा होगा वो हो जाएगा 3750, 3750। तो ये जो वर्क है ये किसने किया, ये बी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वर्क हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क कहां ज्यादा हुआ है, ए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, ए वस्तु के अंदर जो है वो कार्य ज्यादा हुआ है। ठीक है, भले ही उसका जो द्रव्यमान है वो कम है, फिर भी कार्य जो है वो उसके अंदर ही ज्यादा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम ये छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% सिर्फ सैद्धांतिक रूप से संभव है, समझाओ। अ हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी इज ओनली अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एक्सप्लेन। देखो ये एक प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके एक वो एनालिटिकल जो माइंड है उसको देखता है कि आपको चीजों को समझने में कितनी आपकी पकड़ है। ठीक है, तो इंजन जो हमने नोट्स के अंदर हमने इसको वैसे स्पेसिफाई किया है, इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी। स्टिल मैं एक छोटा सा आइडिया आपको देता हूं। कोई भी जो इंजन है वो उसके अंदर जितनी हीट आपको दी जाएगी, आप सारी की सारी हीट को 100% तरीके से कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ जो ऊर्जा है वो सराउंडिंग के अंदर, वो वातावरण के अंदर जाएगी ही। हम अगर बाइक की बात करें तो जितना पेट्रोल आप उसके अंदर डालते हो वो सारा का सारा पेट्रोल जलता है। ठीक है, वो सारा पेट्रोल जलता है, वो हीट जो है वो कार्य करने के अंदर काम आती है। स्टिल साइलेंसर के जरिए कुछ ना कुछ जो हीट है वो वातावरण के अंदर चली जाती है। वो वातावरण के अंदर जा रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हीट बच रही है जो अभी भी काम में नहीं आई। इसका मतलब कोई भी इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसकी जो दक्षता है वो 100% हो सके। ठीक है, 100% कार्य कोई भी पूरी तरह से दी गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। जो 100% हीट इनटेक है उसे वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मेयर संबंध को प्रतिपादित कीजिए। राइट मेयर्स रिलेशन एंड डेराइव इट। मेयर संबंध अब मैं ये लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वापस, और इसका कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो ये तो हमने
अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। एक क्वेश्चन आया था जब y Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो जाना एक बार नोट्स चेकआउट करना। ये जो रिलेशन है इसे कहा जाता है मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन किस किस के बीच में रिलेशन होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड गैस कांस्टेंट, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा दाब जब नियत होता है तब, जब आयतन नियत होता है उस समय जो विशिष्ट ऊष्मा है अगर उसको उसमें से घटा दिया जाए तो वो हमेशा गैस के नियतांक के बराबर होती है। इसे मेयर का संबंध कहता है। आपको इसका डेरिवेशन करना है, ध्यान में रखना। जाओ और इसका डेरिवेशन अच्छे से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां भी लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है उससे ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यंग के प्रत्यास्थ गुणांक से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द टर्म यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हम पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर में जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं। ठोसों के यांत्रिकी गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यंग मॉडुलस जो है वो बराबर होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। y किसके बराबर होता है? अनुदैर्ध्य, हिंदी में भी लिख देता हूं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। थोड़ा हिंदी में हाथ तंग है, स्टिल जो वर्ड्स याद आ रहे हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो नेग्लेक्ट कर देना या कमेंट में सही करके बता देना कि सर आपने यहां गड़बड़ कर दी। स्ट्रेन को कहा जाता है विकृति, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति, ये यंग का गुणांक होता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है वो बराबर होता है F अपॉन में A, यानी बल बटे में क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन में एरिया। और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है वो बराबर होता है लंबाई में बदलाव और कुल लंबाई, यानी पहले लंबाई कितनी थी और बाद में कितनी रह गई। तो इसे हम जब सिंपलीफाई करते हैं तो यंग का गुणांक जो है, यंग का जो मॉडुलस है, ये बराबर हो जाता है F इंटू L एंड डेल L इंटू A, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसकी क्या विमा होगी बता सकते हैं आप? यहां से मीटर गया, यानी ये जो विकृति होती है इसकी कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता। तो सिर्फ स्ट्रेस की यूनिट हमें देखनी है जो कि बराबर होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो आप विमा भी निकाल सकते हो, mlt-2 अपॉन में L स्क्वायर। तो ये कटेगा, यहां से L की पावर -1 बच जाएगी, ठीक है। तो ml-1t-2 ये हो जाती है यंग के गुणांक की सारी कहानी, ठीक है। अब इसी को आप अच्छे से, एकदम अच्छे से डिफाइन करेंगे, बढ़िया से इसके बारे में सजा धजा के 2-3 लाइनें लिखेंगे, सुंदर सा एक रस्सी वाला डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर आप ये समझाएंगे कि स्ट्रेस कैसे लगता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यानी विकृति क्या होती है, कितनी ताकत हम लगाते हैं जिसके कारण कोई जो तार है वो खिंच जाता है, उसकी लंबाई में बदलाव आ जाता है, तो वो विकृति होती है। बहुत सारी बातें हैं, सारी चीजें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, स्टिल हम कोशिश करेंगे जितनी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि गार्डर की जो आकृति है वो आई आकृति के ही क्यों बनाए जाते हैं? गार्डर जो होते हैं, गार्डर यानी वाई द गर्डर्स आर मेड ऑफ आई शेप। आपने घरों में देखे होंगे जब छत बनाई जाती है, आजकल तो वैसे आरसीसी छतें लगाई जाती है जिनमें गार्डर नहीं बीम्स डाले जाते हैं, स्टिल जो कुछ
पुरानी छतें थी, जो पुराने घर थे, उनके अंदर कुछ इस तरह से ऊपर ईंटों की सहायता से छत बनाई जाती थी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या दी जाती थी, इनके बीच में गार्डर्स दी जाती थी, जैसे राजस्थानी के अंदर देसी भाषा में गार्डर कहते हैं। लोहे की गार्डर होती है ना, बीच में से ऐसे पतली होती है, ऐसे। ये क्यों होता है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है और सॉलिड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, और इसके ऊपर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लें। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। गार्डर के कारण क्या होता है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और चौड़ाई के कारण जो इसके ऊपर वजन आएगा, देखो जो हमने अभी पढ़ा है यंग का गुणांक, यंग के गुणांक के अंदर एक और इक्वेशन होती है जहां कुछ इस तरह से एक बीम के ना तो इधर से स्ट्रेस लगता है ना स्ट्रेस इधर लगता है, वो स्ट्रेस कहां लगता है, नीचे इसके। ठीक है, यानी mg बल कहां लगेगा, बीच में, जिसके कारण ये जो भी वस्तु है, जो भी बीम है, ये थोड़ा मुड़ जाता है। पहले ये कैसा होगा, पहले ये एकदम सीधा होगा, पर बाद में ये थोड़ा मुड़ जाएगा। जब यहां इसकी स्ट्रांगनेस को देखा जाता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो एरिया होता है और जो विड्थ होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी विड्थ होगी उतनी ही ज्यादा हम उसके ऊपर वेट डाल सकते हैं, उतना ही हम उसके ऊपर वेट डाल सकते हैं, उतना ही वजन वो छत झेल सकती है। इसीलिए जो गार्डरें हैं वो टी शेप की बनाई जाती है ताकि मैक्सिमम वहां पे ब्रॉडनेस देखने को मिले। ठीक है, कंप्लीट इसकी जो थ्योरी है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप टॉपिक्स चेकआउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप्य क्षैतिज के साथ 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 60 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एंगल कौन सा दिया है, थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री के। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी किस चीज का क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रक्षेप्य गति। इस पे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, इसके डेरिवेशन भी देखने को मिलते हैं। ये जिसे बोलते हैं वन ऑफ द बाप टॉपिक, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 से 10 नंबर जो है वो आप मान के चलिए, आपको अकेला ये टॉपिक दिलाने की क्षमता रखता है। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको तो रटना मत, समझो एक एक चीज को, बस घुस जाओ इसके अंदर। हमें क्या निकालना है, हमें अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हमें उड्डयन काल, प्रक्षेप्य काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हमें क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है कि कितनी रेंज के ऊपर ये गिरेगा। तो हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बतानी है, हमें हाइट बतानी है, और हाइट ही बतानी है। हाँ, मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट पे ये जितना रीच करेगा हमें वो बताना है। हाइट का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, अपॉन में g। ठीक है, और सॉरी 2g, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, पर हाँ एक बार देख लेना। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये सही है। यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो g है तो हम g की जो वैल्यू है वो अज्यूम करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 साइन किसके बराबर होता है, √3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, अपॉन में 2 × 10। ठीक है, ये बचा 900 × 3 अपॉन में 4, 4
सॉरी 2 इंटू 10, ये 10 से 10 गया भाई, ठीक है। और 2 ये 4 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये यहां पे 45, 90 प्लस 45 इज 135 एंड 135 डिवाइडेड बाय 4। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 135 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कितना होगा इसको देख लेना, आप पॉइंटों में निकाल लेना। लगभग ये जो है 35 के अराउंड समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 35 के आसपास कुछ आ जाएगा, चेकआउट कर लेना, इसको देख लेना खुद। ओके, नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है रेंज, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। यहां पे अगर हम u की वैल्यू पुट करें 30 का स्क्वायर यानी 900 साइन 2 थीटा विल बी 60 दैट इज 120 अपॉन में जी, और जी को हम क्या लिख रहे हैं 10। यहां से 900 इंटू साइन ऑफ 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30। साइन 120 को हम क्या लिख देंगे भाई, 120 को लिख देंगे 90 प्लस 30, और नीचे आ गया 10, तो ये कट गया, 90 बच गया। इसे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 30, ठीक है, जो कि बराबर होता है आधे के। तो ये कितना आ गया 45 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम रेंज निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे उड्डयन काल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी के, 2u साइन थीटा अपॉन में जी के 2 इंटू 30 इंटू साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय जी को हम लिख लेते हैं 10। तो यहां से ये गया तो 2 3 जा 6 साइन 60 डिग्री, 6 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 3√3। टाइम कितना लगा 3√3 सेकेंड। √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग के आसपास होती है, आप पुट करके वैल्यू आगे भी निकाल सकते हैं। अगर यहां छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। संवेग आवेग प्रमेय का कथन स्थापित कीजिए। संवेग आवेग, संवेग में बदलाव आवेग के बराबर होता है, ठीक है। यही होती है स्टेटमेंट। स्टेट इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एंड डेराइव इट। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये है कि जो इंपल्स है वो बराबर होता है डेल पी के। इंपल्स यानी कि आवेग, यानी बहुत ही छोटे समय के लिए लगाया गया बल, और ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम को अब हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय संवेग, संवेग परिवर्तन। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बस थोड़ा फिजिक्स की जो हिंदी है उसे समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत का सामना कई बारी करना पड़ जाता है, पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं रिस्पेक्टफुली हिंदी के सारे शब्द बोलूँ, ठीक है। ये प्रमेय है, यही हमारी इक्वेशन है, हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो I बराबर होता है फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी बल जब बहुत ही छोटे समय के लिए लगाया जाता है उसे आवेग कहा जाता है, ठीक है। आवेग किसे कहते हैं? बल जब बहुत ही थोड़े समय के लिए लगाया जाए। अब यहां पे बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन समय के साथ,
ठीक है, ये डेल टी हो गया, ये आई हो गया, यहां से ये कटा तो आई किसके बराबर आ गया, डेल पी के, यानी आई आवेग जो है वो P2 माइनस P1 के बराबर होता है। तो बहुत ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यही पर्पस भी है एक्चुअली आरबीएससी का, कि आपको टॉपिक्स जो हैं उनके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप चीजों को रट के समझो, ठीक है ना, आप चीजों को कुछ इस तरह से समझो कि बड़े से बड़े टॉपिक में से अगर आपको छोटी से छोटी चीज भी पूछी जाए तो आप झट से बता दो कि हाँ ये जो है इसके पीछे ये कारण है और ये इसलिए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बंकित रोड से आप क्या समझते हैं, अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, फाइंड आउट मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। अब जो ये मैं आपको पूरा जो डेरिवेशन है वो नहीं करवाने वाला हूं, थोड़ा बड़ा है क्योंकि, पर बंकिंग जो होती है रोड की उसका मतलब क्या होता है, जो घुमावदार रोड होती है उसका जो एक किनारा होता है उसे दूसरे किनारे के मुकाबले कुछ थीटा एंगल से थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दिया जाता है ताकि दुर्घटना की जो संभावना है उसे कम कर दिया जाए। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ ज्यादा ही गति के साथ मोड़ पे चलते हैं, तो जब ये बंकिंग नहीं होती है उस समय अगर एक लिमिट से ज्यादा उनकी जो वेग है वो होगा तो वो बाहर जा गिरेंगे, वो सड़क से नीचे उतर जाएंगे और पॉसिबल है कि टूट फूट जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। पर अगर बंकिंग कर दी जाए तो आपने देखा होगा जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, जो कार्स के ट्रैक होते हैं या जहां साइकिलों की रेस होती है, बाइक की रेस होती है, वहां जब अचानक एक तीव्र मोड़ आता है, एक शार्प टर्न आता है, वहां पे थोड़ा सा जो है ट्रैक एक साइड से ऊंचा कर दिया जाता है ताकि बिना स्पीड कम किए रेसर आसानी से निकल सके, तो इसलिए बंकिंग की जाती है। पर अधिकतम जो सुरक्षा वाला जो एक इसके अंदर डेरिवेशन है वो आपको नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा, जहां पे हम थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का यूज करके, थोड़ा बहुत नॉर्मल फोर्स का यूज करके हम ओवरऑल एक सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी, कितनी अधिकतम वेग के साथ आसानी से बिना दुर्घटना के यहां से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है वो या कोई व्हीकल है वो निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ पर साइकिल सवार की सुरक्षित चाल प्राप्त कीजिए। कोई वृत्ताकार पथ है यानी इस तरह से जिसकी कुछ पर्टिकुलर रेडियस r है, ठीक है, और अभी इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई बंकिंग जो है वो नहीं है, बंकिंग नहीं है। इसका मतलब यहां आप वो फॉर्मूला लगाओगे जो हमने पढ़ा था कि जब किसी भी प्रकार का थीटा एंगल नहीं होता तो जो सुरक्षित वेग होता है वो कितना होता है, तो आप उस साइकिल के लिए निकाल लोगे, ठीक है। और उस साइकिल के सुरक्षित वेग से ज्यादा अगर साइकिल वाला तेज चल रहा होगा तो क्या होगा, साइकिल वाला गया फिर तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, त्रिभुज संयोजन नियम का उपयोग कर परिणामी सदिश के परिणाम व दिशा का सूत्र प्राप्त कीजिए। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का प्रयोग करना है, ठीक है, वेक्टर एडिशन करना है और प्रयोग किसका करना है, ट्रायंगुलर लॉ का। ट्रायंगुलर लॉ यानी त्रिभुज विधि जिसे हम कहते हैं। और त्रिभुज विधि क्या होती है, अगर एक त्रिभुज की तरह एक वेक्टर ए हो और उसके सिर के साथ दूसरे वेक्टर की पूंछ जुड़ी हो कुछ इस तरह से, और ये वेक्टर बी हो, तो इसके सिर के साथ सिर और इसकी पूंछ के साथ पूंछ लगाने वाला जो वेक्टर होगा, यानी जो एक त्रिभुज निर्माण होगा, उस त्रिभुज के अंदर ये जो तीसरी साइड होगी वो आर के बराबर होती है, और ये जो आर है ये बराबर होता है ए प्लस बी के। यानी यहां जो रिजल्ट होता है वो दोनों सदिशों को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि आर आ जाता है। और अगर हम लेट करें कि जो ए है वो बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो बी है वो बराबर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो आर जो है वो बराबर होगा एक्स प्लस ए आई कैप, वाई प्लस बी जे कैप, z प्लस सी के कैप, ये r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम जो त्रिभुज विधि है उसे लिखते हैं, उसके रिजल्ट को लिखते हैं। थोड़ा बहुत आपके इसके अंदर आप इसको थ्योरी से सजा सकते हैं,
थोड़ा आप अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं और सुंदर सुंदर चित्रों का हम प्रयोग करेंगे, पेंसिल से हम चित्र बनाएंगे तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा नंबरों की बौछार करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सदिश a इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 3k और एक b सदिश दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 6k परस्पर समांतर हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट वेक्टर a इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 3k। a कितना है? a कितना है? a वेक्टर इज I plus 2j minus 3k and B vector is 2i plus 4j minus 6k। ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि बताओ ये दोनों समांतर है या नहीं है, यानी पैरेलल। क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं है? अब देखो यहां से अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूं तो i प्लस 2j माइनस 3k बच गया, यानी हम बस एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से। यानी b बेसिकली क्या है? b a का ही प्रतिरूप है, 2 गुना है किसका? a का। ठीक है, तो सिंपली यहां से आप लॉजिक लगा के बता सकते हो कि हाँ भाई ये समांतर है, तभी तो हम उसका दुगुना करके उसे लिख रहे हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो भी चलेगा, ऐसा हम ना भी करें तो भी हम एक और लॉजिक यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, और वो लॉजिक क्या होता है? हम यहां निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है, या सॉरी डॉट प्रोडक्ट जो है, यानी जिसे सदिश अदिश गुणनफलन कहते हैं, a डॉट b जो है वो बराबर होता है a b कॉस थीटा के। ठीक है, तो हम यहां से दो चीजें करेंगे। सबसे पहले हम a b निकाल लेंगे। a b अगर हम निकालते हैं तो 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 2 इंटू 4 यानी 8 प्लस 3 6 जा 18, ये गया। ये किसके बराबर है? रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर विधि से तो वो बराबर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस या माइनस 3 का स्क्वायर, और जो b है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1, 4 और 9, 4 और 9 13 और ये हो जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, रूट 14, और ये कितना बनेगा? 4 और 16 20, 20 और 36 56 56। ठीक है, ये दो हमारे पास में केस हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो 56 है, 56 को किसके बराबर लिखा जा सकता है? 56 को बराबर लिखा जा सकता है 4 इंटू 14 के। 4 इंटू 14 तो ये बन जाएगा 2 रूट 14। तो यहां से दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे पास में आ गए। एक तो है 2 इंटू रूट 14 और दूसरा है रूट 14, और यहां पे आ गया कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहां पे आ गया है। अब यहां वैल्यू देखते हैं। यहां अगर हम वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आई? 10 और 18 यानी कि 28, और यहां वैल्यू किसके बराबर आई? ये भी बराबर आ गई 28 के, क्योंकि 14 14 जो अंडर रूट है वो 14 बन जाएगा, 14 2 जा 28 कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू 28 से 28 गया, पीछे बचा कॉस थीटा। अब मुझे ये बताइए कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा किसके बराबर होता है? 0 के। इसका मतलब a के बीच में, a के बीच में और b के बीच में, a और b के बीच में जो एंगल है वो किसके बराबर है? थीटा बराबर 0। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं, आप क्या तात्पर्य है? एक प्रक्षेप्य जिससे क्षैतिज से कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, ज्ञात कीजिए उसकी अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य पथ, क्षैतिज परास और प्रक्षेप्य काल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल बीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमें इसके अंदर निकालना है। बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। इस तरह से जो मोशन होता है, जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं, रॉकेट लॉन्च होती है, तीर चलाया जाता है, पत्थर फेंका जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आती है प्रक्षेप्य गति के अंदर। यहां से एंगल कितना बताया जा रहा है आपको? बीटा। तो हमें निकालना क्या है बताओ भाई? h कितना होगा? यहां से लेके यहां तक पत्थर कहां जाके गिरा, रेंज कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक गिरने में टाइम कितना लिया, फ्लाइट कितना होगा? ये जो पथ है, किस पथ के ऊपर वो गया है, तो वो पथ क्या होगा? ठीक है, तो ये 4 डेरिवेशन आपको करने हैं। चारों के चारों डेरिवेशन हम बहुत ही अच्छे से हमारी एक वीडियो के अंदर कर चुके हैं। कोशिश करूंगा उसका लिंक अगर इस के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, वरना नोट्स के अंदर भी बहुत अच्छे से हमने इसको कवर किया है, तो आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस से 1 नंबर वाली कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन हमारे शुरू हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला इसके अंदर, विकृति का मात्रक लिखिए, राइट द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। यूनिट ऑफ स्ट्रेन जब हमने बात की थी यंग के गुणांक की, तो वहां मैंने ये बताया था, नीचे हमने वहां पे अनुदैर्ध्य विकृति लिखी थी, और अनुदैर्ध्य जो विकृति थी वो कुछ इस प्रकार थी कि लंबाई में बदलाव अपॉन में कुल लंबाई, पर दोनों के ही जो मात्रक हैं वो क्या है? यानी अगर डेल एल अपॉन में एल लिखा जाता है तो भाई ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो क्या यहां पे कोई यूनिट हुई? जी नहीं, यानी किसी भी प्रकार की कोई एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट नहीं है तो ये विमाहीन है। क्या है? विमाहीन है। डायमेंशन नहीं है कोई, ना ही कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन है, इसीलिए जो स्ट्रेन है, विकृति है, उसे विमाहीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की विमा लिखिए, गिव द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन होता है मास dv अपॉन में dt के, और v किसके बराबर होता है? v बराबर होता है, हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर के। इसका मतलब अगर हम यहां से इसकी विमा निकालना चाहते हैं तो मास के लिए हम यहां m लिख देंगे, ऊपर एक x है तो हम यहां l लिख देंगे, नीचे t का स्क्वायर है तो हम यहां t की पावर -2 लिख देंगे। ये विमा आ गई बल की। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो कुछ इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस हुआ है उसको अपने मन में से निकाल दीजिए तो काम हमारा हो जाएगा। वेग समय वक्र का क्षेत्र किसका मान बताता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी। अब देखो, जब हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे आपसे ये पूछा गया था कि बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, जो ढाल है वेग और समय ग्राफ की, वो किसके बराबर होती है? क्या वो त्वरण के बराबर होती है या नहीं? इस तरह का एक क्वेश्चन शायद हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि v और t यानी वेग और समय ग्राफ की जब हम बात करते हैं, वेग और समय ग्राफ, तो इसके जो ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा विस्थापन के बराबर होता है। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। v और t समय के बीच में जो ग्राफ होता है उसके किसी भी कर्व के नीचे का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमेशा विस्थापन के बराबर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वृत्ताकार पथ में गतिशील कण द्वारा एक चक्कर में तय किए गए कण के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको आधे नंबर में पूछा गया है यहां पे। ठीक है, ट्रिकी क्यों है? क्योंकि उसने ये बोला
कि एक गोल पाथ है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैं इसे रिपीट कर देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन वन कंप्लीट सर्कल। यानी ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर कोई पार्टिकल यहीं से शुरू करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, यहीं पे आके वापस रुक जाता है। पूछा क्या है? दूरी नहीं पूछी। दूरी पूछते तो हम क्या कहते, अगर इसकी r त्रिज्या होती तो हम कहते कि भाई ये जो है इसके 2 पाई r के बराबर हुआ दूरी, पर यहां दूरी नहीं पूछी, यहां पूछा है विस्थापन। ये बस चेक ही कर रहे हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं है, ठीक है। तो जो विस्थापन है, विस्थापन किसके बराबर होगा? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। जहां से शुरू किया वहीं अगर खत्म कर दिया तो विस्थापन किसके बराबर हुआ? 0 के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफलन क्या होता है? दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफलन, ठीक है। अदिश गुणनफलन यानी कि a डॉट बी, दो लंबवत सदिश है a डॉट बी, वो निकालना है, वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। लंबवत यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के। थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री के, तो कॉस 90 डिग्री किसके बराबर हो गया? 0 के। इसका मतलब a डॉट बी जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के, ठीक है। तो आपको ऐसे मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चंस देख के कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो आसमान फाड़ देंगे, है ना। तो क्वेश्चन बेटा ऐसे से ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपने रटने पे कम ध्यान दीजिए, तो पेपर ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाँ, जब वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? When an object is moving with uniform velocity, give the value of its acceleration। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। अगर एक समान त्वरण के साथ चल रही है, ठीक है, एक समान, ओके, मेरी कंफ्यूजन थी, ठीक है, एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि पहले भी v बाद में भी v, तो v डेल v किसके बराबर हो जाएगा? 0। यानी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? 0। त्वरण किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? 0 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक हल्के तथा भारी पिंड के संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा जो है वो अधिक होगी? ये जो क्वेश्चन है, हालांकि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया था, बट कुछ एडिटिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो क्वेश्चन था बीच में ही कट गया। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर देता हूं, ताकि जिन लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आ गया था उनके लिए ठीक है, बट जिनको नहीं आया है उनके ये अच्छे से दोबारा समझ में आ जाएगा। दो पिंड है, एक है m1 और एक है m2, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो m1 है वो m2 से ज्यादा है, पर दोनों का जो संवेग है, जो मोमेंटम है दोनों का, वो बराबर है। अगर ये वाला v1 गति से चल रहा है तो m2 v2 जो है वो बराबर है। इसका मतलब m1 अपॉन में m2 ये किसके बराबर हो जाएगा? v2 अपॉन में v1 के। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास कम होगा। इनवर्स रिलेशन आ गया है, ठीक है। यानी सीधा सीधा हम यहां से लॉजिक लगा सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा मैटर कर रही है, वेलोसिटी ज्यादा मैटर कर रही है, तो गतिज ऊर्जा कम किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी कम किसकी होगी? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा कम होगी, क्योंकि मास तो डायरेक्टली हम उस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट वेलोसिटी का हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी का हम यहां स्क्वायर ले रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर जब मास ज्यादा था तो वहां वेलोसिटी उसकी कम थी, यानी v1 जो है वो v2 से कम है। इसका मतलब जो पार्टिकल हल्का है, जो कण हल्का है, लाइट वेट है,
उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? देखो, ऐसा तब होता है जब किसी टक्कर के बाद में दोनों कणों का संवेग जो है वो भी संरक्षित रहे और गतिज ऊर्जा जो है वो भी संरक्षित रहे। ठीक है, आपने आसपास कभी कोई एक्सीडेंट देखा हो तो क्या होता है, दो कारें भिड़ती है, ट्रक के अंदर कार भिड़ती है, कुछ भी होता है, आग जलती है, आवाज आती है, यानी वहां ध्वनि ऊर्जा, वहां ऊष्मा या वहां प्रकाश ऊर्जा के रूप में कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि हो जाती है। जितनी गतिज ऊर्जा होती है उतनी गतिज ऊर्जा बाद में नहीं रहती। ठीक है, गाड़ी होती है तो गाड़ी आई टकराई वहीं रुक जाती है या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जितनी स्पीड से आ रहे थे टकरा के अब वापस ऐसे रबड़ की तरह उतनी ही गति के साथ वापस चले गए पीछे, ऐसा नहीं होता। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मान लो ये कोई दीवार है, इस दीवार के साथ अगर ये बॉल जितनी गति के साथ, अगर ये v गति के साथ टकराई है तो ये वापिस भी v गति के साथ ही आ जाएगी। इस प्रकार के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन या प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट। ठीक है, और ऐसा कहां होता है, मैं फिगर बना दूंगा, बोलूंगा नहीं, समझ जाना। देखा है ऐसा कुछ रसोई में? ठीक है, इसके अंदर ये क्या होते हैं, गैस के अणु, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स, और सिलेंडर की, चलो बोल दिया, कोई बात नहीं, सिलेंडर की दीवारों के साथ में जो अंदर ये टक्कर करते हैं, जितनी भी टक्करें होती है, जितने भी संघट होते हैं, ये सारे के सारे जो कोलिजन होते हैं ये प्रत्यास्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है तो इसको आप स्किप कर दीजिए, एक बार अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला जो सवाल है वो है, पृष्ठ तनाव व पृष्ठ ऊर्जा में संबंध लिखिए, राइट रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हम हाल ही के अंदर नोट्स के अंदर सारे पढ़ चुके हैं, तो जो नोट्स हैं वो मैं आपको अटैच कर दूंगा फाइल के साथ में, तो मैं ज्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाऊंगा। बट जो पृष्ठ ऊर्जा होती है जिसे सरफेस एनर्जी कहते हैं, और एक होती है सरफेस टेंशन जिसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। इसे W से और इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं, और W जो है वो बराबर होता है T डेले। तो ये जो फॉर्मूला है देख के थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ याद आ गया होगा। इसमें हमें इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इस क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार नजरें निकाल लीजिए। देखो, फर्स्ट लॉ जो है वो पहले थर्मोडायनेमिक्स का आ चुका है, तो अब कौन सा लॉ पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है जीरोथ लॉ, राइट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मगतिकी का शून्यांकी नियम लिखिए। ठीक है, शून्यांकी नियम क्या है? शून्यांकी नियम ये है कि अगर इस तरह से मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाता हूं, इस तरह का एक मैं सिस्टम लेता हूं और मैं ये कह देता हूं कि भाई यहां से ए और बी दो जो सिस्टम है, ए और बी के अंदर डायरेक्ट ना तो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है और ना ही किसी प्रकार के पदार्थ का प्रवाह हो रहा है। तो यहां पे जो पदार्थ या ऊष्मा का जो प्रवाह है वो बंद है, क्योंकि जो दीवारें हैं वो विलगित हैं। कैसी हैं? विलगित, यानी आइसोलेटेड हैं। इसका मतलब यहां कोई सिस्टम C है और ये A इस C के साथ में एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये जो B है ये भी C के साथ में एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इसे कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम साम्य। एक साम्य अवस्था है A और C के बीच में और B और C के बीच में। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो यहां से इनडायरेक्टली B और A और B ये दोनों भी आपस में एक ऊष्मीय साम्य अवस्था के अंदर होंगे।
ठीक है। ऊष्मीय साम्य अवस्था के अंदर ए और बी भी होंगे, ये भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। ये है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, ठीक है, शून्यांकी नियम। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गति की प्रथम व द्वितीय नियम, गति के प्रथम व द्वितीय समीकरण प्रतिपादित कीजिए। एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो समय जो है वो बहुत हो गया है, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये गति के तीनों समीकरण हैं। आपसे ये और ये पूछा गया है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए, तो इन तीनों के डेरिवेशन आपको आने चाहिए। इन तीनों को हमने कैसे डेराइव किया है, इन तीनों को डेराइव करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कलन विधि द्वारा, एक होता है ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है, यानी कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ये दोनों के दोनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी एग्जाम में पार पड़ेगी, वरना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर के अंदर इसको बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान 20 केजी के एक पिंड पर 50 न्यूटन का नियत अवमंदक बल लगाया जाता है, कितने समय में पिंड रुक जाएगा। इफ एन फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम इन विच द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स 0, ठीक है। आपके पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अब इससे ज्यादा बच्चों वाला न्यूमेरिकल तो मैं या कोई भी एग्जामिनर जो है वो नहीं देगा, ठीक है। तो इतना तो देखो, एक 11th के बच्चे से, एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे से हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ टीचर कि वो इतने न्यूमेरिकल्स को तो आराम से कर ले, ठीक है। यहां आपको ये कहा गया है कि जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। कितना मास है, मास यानी द्रव्यमान कितना है, 50 केजी का हमारा सामान है, ठीक है। आगे 50 केजी, सॉरी 20 केजी, 20 केजी का सामान है। इसके ऊपर कितना बल लगाया गया है, इसको रोकने के लिए मंदन कितना लगाया गया है, माइनस का 20 न्यूटन। 20 है या 50 है, 50 न्यूटन, माइनस का 50 न्यूटन, ठीक है। ये अवमंदक बल लगा है इसके ऊपर। तो बताइए कि ये कितने समय में रुकेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्या चीज निकालनी है, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है। क्या आपके पास v है, नहीं, पर आप यहां से ये देखो ना कि ये कह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा, रुक जाएगा मतलब v किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 के बराबर हो जाएगा। रुकने के बाद v 0 हो जाएगा, तो v 0 हो गया। u 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, a आपको निकालना पड़ेगा, t आप निकाल लोगे, ठीक है। a कितना है, a हम यहां से निकाल सकते हैं। f बराबर होता है ma के, क्योंकि मंदक है इसीलिए नेगेटिव लिया है। इसका मतलब यहां से ये किसके बराबर में आएगा, ma किसके बराबर में आएगा, माइनस का 50, और a आपको माइनस 50 डिवाइडेड बाय m कितना दिया हुआ है 20, ये गया कितना आया, माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वैल्यू आ गई a की वैल्यू यहां रखेंगे 15 माइनस 2.5 और ये t आ गया 0, ये वैल्यू यहां आएगी, तो 15 इज इक्वल्स टू 2.5 एंड t। यहां से जब वैल्यू निकलेगी 2, 4 एंड 6, तो ये गया t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे। यानी अगर इस तरह से बल इस पे लगाया जाता है तो 6 सेकंड बाद में जो हमारा पिंड है, जो बॉडी है, वो रुक जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। कार्य ऊर्जा प्रमेय प्रतिपादित कीजिए। एस्टेब्लिश थ्योरम ऑफ वर्क एंड एनर्जी, यानी कार्य में किया गया बदलाव किसके बराबर होता है, कार्य में किया गया बदलाव, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो वर्क के बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा में किया गया जो बदलाव है वो कार्य के बराबर होता है, यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सदिश
ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए सदिश कितना है? ए सदिश बराबर है 2i प्लस 3j प्लस xk, और बी सदिश दिया हुआ है, ये कितना है? 3 4 2। क्या यही है? एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई हैं, दो सदिश दिए हुए हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे? यदि सदिश ए व बी है और ए और बी जो है वो आपस में लंबवत हैं एक दूसरे के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर a एंड b, यानी इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो किसके बराबर है भाई? वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है? हमें बताना है कि इनके अंदर ये जो x है ये किसके बराबर होगा। जब थीटा 90 होता है तो a डॉट b जो होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। यानी अगर हम इसका a डॉट b निकाल लें तो शायद हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा -4, सो 3 इंटू -4 इज 12, और यहां से ये बच गया प्लस का 2x, और ये बराबर हो गया 0 के। यहां से ये बचा -6 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर 6, ये कटा, x का कितना मान आ गया? 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव की बूंद के लिए दाब आधिक्य का सूत्र स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ठीक है, हमें बताना है कि अगर एक पानी के अंदर एक ड्रॉप हो, एक ड्रॉप या एक बबल की हम बात कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है PI, अंदर जो प्रेशर होता है और बाहर जो PI जो PO प्रेशर होता है, वो जो प्रेशर होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है। PI जो है वो हमेशा PO से ज्यादा होता है, यानी यहां कुछ ना कुछ प्रेशर के अंदर बदलाव देखने को मिलता है, और ये बदलाव किसके बराबर होता है? ये बदलाव होता है 2T अपॉन में R के। अगर इस बूंद की त्रिज्या कितनी है? R। अगर ये पानी की बूंद की जगह एक सोप बबल होता, सोप बबल यानी एक साबुन का, अब बबल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, साबुन का बुलबुला, सॉरी बुलबुला अगर ये होता तो क्या बन जाता? तो ये फॉर्मूला बन जाता डेल P इज इक्वल्स टू 4T। दुगना हो जाता। दुगना क्यों हो जाता? क्योंकि टेंशन दो जगह लगती, एक अंदर फ्री सरफेस होती, एक बाहर फ्री सरफेस होती, पर यहां सिर्फ अंदर वाली जो सरफेस है वो फ्री है, इसीलिए 2T अपॉन में R जो है वो फॉर्मूला बन जाता है। ये जो फॉर्मूला है इसका जो डेरिवेशन है वो आपको प्रॉपर नोट्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट उसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना करनी है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। छोटा सा डेरिवेशन है, आपको याद रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो तापमान है वो ना बदले, वो 0 रहे, यानी तापमान के अंदर जो बदलाव है वो 0 रहे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, और हमें गैस के लिए निकालना है तो PV इज इक्वल्स टू nRT वाला एग्जांपल हमें यूज करके और वर्क डन निकालना है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, ये डेरिवेशन आप खुद करेंगे, नोट्स में आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। कार्नो इंजन के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्नो इंजन। कार्नो जो इंजन है, कार्नो इंजन हम सबने पढ़ा था, एक आइडियल इंजन जो प्रैक्टिकली जिसके ऊपर बेस्ड काफी सारे इंजन्स हैं। देखो PV ग्राफ के जब हम बात करते हैं तो कार्नो इंजन के अंदर एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी समतापीय प्रसार। फिर होता है इसके अंदर एडियाबैटिक यानी रुदोषम प्रसार, फिर इसके अंदर वापस से होता है यहाँ पे
समतापीय संकुचन और फिर यहां वापस से होता है रुद्धोष्म संकुचन। तो ये 4 प्रोसेस इसके अंदर है। कैसे काम करती है, कैसे आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है, दाब बढ़ता है, घटता है, जो भी इसके अंदर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितनी हीट हम इसके अंदर दे रहे हैं, कितनी हीट इसके अंदर इजेक्ट हो रही है Q2, कितना इसके अंदर वर्क डन हो रहा है, ये जो इसका क्षेत्रफल है। कार्नोट इंजन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इसकी एफिशिएंसी किसके बराबर है 1 - T2/T1, यानी एक ऐसा इंजन जिसकी जो एफिशिएंसी है वो ताप पे निर्भर करती है, वो कार्नोट इंजन होता है। तो कार्नोट इंजन एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो आपका एकदम प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि G गुरुत्वीय त्वरण जो होता है का MKS पद्धति में मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो CGS पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इन MKS इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू इन CGS सिस्टम। हमें यूनिट कन्वर्जन करनी है, चैप्टर सेकंड से उठ के क्वेश्चन आया है, इसको हम संभालते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, MKS यूनिट का मतलब है कि यहां kg यूज होगा भार के लिए, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए, यहां मीटर यूज होगा लंबाई के लिए और समय के लिए सेकंड यूज होगा। CGS की अगर हम बात करें तो यहां ग्राम यूज होगा, सेंटीमीटर यूज होगा और सेकंड यूज होगा। तो G जो है, G बेसिकली किसके बराबर आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या करना है, जहां मीटर है सेंटीमीटर कर दो, क्या यहां kg है उसे ग्राम कर दो, kg तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड तो भाई सेकंड ही रहेगा। तो 9.8 और मीटर की जगह बस हम लिख देंगे इनटू 10⁻²⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कितना बन जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपकी G की वैल्यू आ गई है। चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक समान वेग से वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई कोई वस्तु है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय त्वरण सर्कुलर मोशन से आ गया है भाई, ये सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन उठ के आया है, बहुत मेहनत करके इतनी दूर पाया है। यहां पे ये एक पाथ है और इसके ऊपर कोई चीज मोशन करती है तो वहां पे इसके केंद्र की तरफ, ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण जिसे कहते हैं, केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और वो जो बल होता है वो किसके बराबर होता है mv²/r। तो जो त्वरण होता है नॉर्मली वो बराबर होता है ma के। तो यहाँ पे जो त्वरण लग रहा है वो अभिकेंद्रीय त्वरण है और वो त्वरण किसके बराबर हो जाएगा v²/r के। इसका एक और डेरिवेशन है और अच्छे से इसे आप देख सकते हो, इस पे हम एक बहुत ही कंप्लीट और अच्छी वीडियो बना चुके हैं सर्कुलर मोशन पे, शक्तिमान वाली, याद करना। ठीक है, जाना वीडियो देखना, अगर वीडियो नहीं भी देखनी है तो नोट्स में पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम को समझाइए व रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला लॉ क्या है, कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, और अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी हिंदी में अगर हम कहें तो कोई वस्तु जो है अगर वो गति अवस्था में है तो वो तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और अगर वो रेस्ट अवस्था में है, रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो, रेस्ट अवस्था में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक, ये विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, समय के साथ में बल के बराबर होता है। ठीक है, और यहां से हम निकालते हैं P जो होता है वो mv के बराबर होता है,
तो यहां से m dv अपॉन में dt आ जाता है, तो यहां से f की वैल्यू आ जाती है ma, यानी f की जो वो एक परमानेंट वैल्यू जो ma द्रव्यमान गुणा त्वरण हम आज तक पढ़ते आए हैं, वो न्यूटन के दूसरे नियम से निकलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये नियम भी, और आपको ये ध्यान में रखना है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फिर हमें बताना है यहाँ पे संरक्षण का सिद्धांत। इसी क्वेश्चन में संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए तो dp अपॉन में dt इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी dp इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब p क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। p कांस्टेंट, संवेग जो है वो नियतांक हो जाएगा। संवेग में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये घूम फिर के क्वेश्चन आ गया प्रक्षेप्य गति के ऊपर वापस से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ टोटल 60, 65 या 70 के आसपास क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें 1-2 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन हो सकता है वापस रिपीट भी हो गए हों, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल आते ही आते हैं। इनके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये लड्डू है, इसको तो उठा लो बस। ठीक है, चलो अच्छे से वीडियोस देखो। अगर एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखो, क्वेश्चंस जो है वो सारे लिखो, उन क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन उठा संवेग, तो संवेग से रिलेटेड आपको लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ने हैं, संवेग से रिलेटेड आपको कोणीय संवेग भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। एकदम धुन दो बस टॉपिक को। आ गई बात समझ में? ठीक है, कोई आपको उंगली पकड़ाए तो उसका हाथ पकड़ लो, बस वो वाली बात करनी है। तो अगर आपको वीडियोस ये ठीक लगी, हमारे थोड़े से जो एफर्ट्स आपके एग्ज़ाम से पहले, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और लाइक करना हमारी वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको नीड है। फिलहाल जो घबराए हुए बालक हैं, पढ़े नहीं है अब तक, उनकी वीडियो ज़रूर काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।